हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। ये जो रिएक्शन है अपना जेई और नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एडवांस में तो ये पूछा ही जाता है, लेकिन काफ़ी जगह इस रिएक्शन को पढ़ाया नहीं जाता है। क्लियर है? तो अपन इस रिएक्शन में क्या क्या बात करने वाले हैं, इनकी रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, इनकी हाफ लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं और परसेंट यील्ड के बारे में बात करने वाले हैं कि ए से बी और सी किस का जो परसेंट यील्ड है वो क्या है। तो देखो, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि अपने पास कोई एक रिएक्टेंट है ए और इस रिएक्टेंट से अपने पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं बी और सी। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? ए से बन रहे हैं। तो देखो, इसको अपन समझते हैं। तो अपन को अब बी की रेट और सी की रेट के बारे में बात करनी है, साथ में ए के डिसअपीयरेंस रेट की बात करनी है। तो अपन ने यहाँ क्या मान रखा है कि ए से बी के बनने की रेट है, उसमें रेट कांस्टेंट K1 है और ए से सी जो बन रहा है उसके लिए रेट कांस्टेंट कितना है? K2 है। तो अपन यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि इनिशियली जो है T=0 पर इसका कंसंट्रेशन स्मॉल ए है और T= किसी टाइम पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? A-x। इसका मतलब क्या हुआ कि A में से X सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है, तो अब ये X किस किस में डिवाइड होगा? B में भी डिवाइड होगा और C में, मतलब X में से B में कुछ अमाउंट बन रहा है और C में। तो अपन ने मान लिया कि T=0 पर जो है इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0 है, क्यों? इनिशियली तो प्रोडक्ट कुछ है नहीं। लेकिन T पर इसका कंसंट्रेशन जो कितना बन रहा है? Y बन रहा है, मतलब X में से B कितना बन गया है? Y। ऐसे T=0 पर जो C है ये कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अपन ने मान लिया T पर ये कितना फॉर्म हो रहा है? Z हो रहा है। क्लियर है? ये कितना बन रहा है? Z बन रहा है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि A में से X डिसोसिएट हुआ और ये X है, उसमें से कुछ पार्ट B में गया जो कि Y बोला और कुछ पार्ट Z में गया और C में गया जिसे क्या बोला अपन ने? Z बोला। इतना क्लियर है? अब अपन इनका रेट का रिलेशन लिखते हैं। तो रेट का रिलेशन कैसे है कि अगर अपन यहाँ पे बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो ए के कंसंट्रेशन में चेंज कितने का आ रहा है? एक्स का आ रहा है, तो मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ए कितना हो गया? एक्स, और टाइम कितना? चेंज इन टाइम dt। जैसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी जो कि कितना आ रहा है? वाई डिवाइड बाई चेंज इन टाइम dt। ऐसे ही सी की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी जो कि कितना आ रहा है? जेड डिवाइड बाई dt। ये अपने पास इन तीनों की रेट में रिलेशन आ गया। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ से केवल बात करूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, कि बी के फॉर्मेशन की रेट क्या है, तो मैं यहाँ से इक्वल कर सकता हूँ ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, है ना। लेकिन जब इसके लिए अगर मैं जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं किसके टर्म में? बी के टर्म में, तो वहाँ रेट कांस्टेंट लूंगा K1। जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखूं सी के टर्म में तो अपन वहाँ क्या लेंगे? रेट कांस्टेंट K2। मतलब क्या है इसका? समझो, बोलना ये चाहते हैं अगर मैं यहाँ लिखूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई फॉर्म हो रहा है बी के यहाँ, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? dy/dt लिखेंगे कि नहीं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई dt। तो ये किसके इक्वल है? dxa/dt के इक्वल है ना, और dxa/dt मतलब क्या है? रेट है किसका? ए का। तो आप इसे क्या लिखोगे? रेट कांस्टेंट K1 और चेंज इन कंसंट्रेशन A-x लिखेंगे कि नहीं? किसके लिए? बी के लिए लिखेंगे K1। क्यों लिखेंगे? कि वहाँ रेट में कितना चेंज आ रहा है? K1 का चेंज आ रहा है। तो अभी मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, तो इसकी जगह अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? K1 × A-x लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही अगर अपन बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z, तो देखो ये Z है तो आप यहाँ लिख सकते हो dZ/dy/dt।
अब ये भी किसके इक्वल है, इसके है। आप इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको तो रिलेट इससे कराना है, किसके है, इसके डी एक्स अपॉन डी टी। तो अब आप यहाँ इसकी रेट यानी आर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी इन टर्म ऑफ सी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, के टू इंटू ए माइनस एक्स। ये स्मॉल और कैपिटल एक्स से कन्फ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ रेट कांस्टेंट क्या है, के टू। तो यहाँ अब आप क्या लिखोगे, के टू इंटू ए माइनस एक्स। तो ये आ गई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड। तो ये बताओ अब टोटल यहाँ से जो चेंज आ रहा है, कहाँ से चेंज आ रहा है, एक्स का, डी एक्स अपॉन डी टी। अभी तो अपन ने इंडिविजुअल बात की है कि इसमें से जो एक्स अमाउंट जा रहा था वो जो बी में जा रहा है वो किस रेट से जा रहा है, इस रेट से जा रहा है, और सी में जा रहा है वो किस रेट से जा रहा है, इससे। आइए समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहे हो सर। बोलना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जो एक्स अमाउंट डिसोशिएट हो रहा है तो वो कुछ तो बाई बना रहा है, बी में जा रहा है, और कुछ जेड बना रहा है। तो बी में यानी वाई के फॉर्म में किस रेट से जा रहा है वो लिखा है, और जेड के फॉर्म में किस रेट से जा रहा है वो लिखा है, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये मैंने लिख रखी है, ये रखी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इन टर्म ऑफ वाई, मतलब बी जब बन रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इन टर्म ऑफ सी यानी कि जेड। क्लियर है। अब अपन टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की बात करें कि टोटल जो ए है ये कितना यहाँ से जा रहा है, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दोगे यानी k1 a माइनस एक्स प्लस k2 a माइनस एक्स, यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये जा रहा है y के फॉर्म में और ये जा रहा है z के फॉर्म में। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से आप इसको और क्या लिख सकते हो, k1, इसमें से a माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, k1 प्लस k2। तो ये हो गया k1 प्लस k2, और यहाँ क्या बचेगा, a माइनस एक्स। इन दोनों में से आपने क्या किया, a माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा k1, यहाँ बचा k2, तो ये क्या हो गया, k1 प्लस k2। क्लियर है। अब अगर इसमें जो है अपन k1 k2 को कितना मान लें, k मान लें, इफ k1 प्लस k2 इक्वल टू k, इन दोनों को अपन क्या मान लें, k मान लें, तो उस समय अपन क्या लिख सकते हैं कि d एक्स ए अपॉन डी टी जो है ये क्या हो जाएगा, k a माइनस एक्स। इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया है, k लिख दिया है, तो क्या हो गया, k a माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखो इसको आगे समझते हैं। तो अभी अपने पास रिलेशन क्या आया था, डी एक्स ए अपॉन डी टी जो है वो क्या हो गया, के ए माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी सर इक्वल, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। दोनों का रेट कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट है, इसलिए दोनों की फॉर्मेशन की रेट सेम नहीं होंगी। अगर रेट कांस्टेंट सेम होता तो रेट अपन बोल सकते थे सेम होंगे। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, उसकी तरह ही इक्वेशन आ गई। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखते, आर इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखते कि नहीं, ये भी तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या हो गया के, और ये हो गया रेट। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो एक्सप्रेशन आना है वो किसकी तरह आना है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह आना है। हेडिंग में भी लिख रखे हैं ऊपर फर्स्ट ऑर्डर है, तो के इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ, वहाँ क्या आता था इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या माना है ए, नीचे क्या आता था फाइनल कंसंट्रेशन ए टी, और यहाँ ए टी क्या है ए माइनस एक्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर से एक बात सुन लो, यहाँ पे अपन क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको देखोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया ना, आर इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। बस यहाँ अपन ने क्या लिख दिया, के और ए का कंसनट्रेशन ए माइनस एक्स लिख दिया है। तो सेम चीज़ होगी ना ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह।
ये भी वही है, फर्स्ट ऑर्डर है ही। तो इसका जब आप जैसे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन से फॉर्मूला निकाला था ना, के इक्वल टू 2.303/t लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, तो वहाँ ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था, ए टी फाइनल था, तो यहाँ इनिशियल ए माना था, फाइनल ए माइनस, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अब अपन यहाँ बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन अब अपने पास फाइनली क्या आ गया, आर इक्वल टू के ए माइनस एक्स, जो कि अपन ने यहाँ ऊपर रख लिया, डी ए अपॉन डी टी क्या है, रेट ही तो है। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे जो के है वो क्या है, K1 प्लस K2 है। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से अपन रिलेशन निकालते हैं रेट कांस्टेंट में और उनके कंसंट्रेशन में। तो अपन ये बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइड बाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, एक किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ बी फॉर्म्ड डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड। देखो, तो यहाँ रेट कितना है, K1 A माइनस एक्स, और इसका रेट कितना है, K2 A माइनस एक्स, सी के टर्म में। अब देखो अमाउंट ऑफ बी फॉर्म, बी कितना फॉर्म हो रहा था y, और ये कितना फॉर्म हो रहा था z। अब देखो यहाँ से a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट गया, तो अपने पास यहाँ से एक रिलेशन आ गया, K1 अपॉन K2 जो है वो क्या है, y अपॉन z। मतलब ये क्या हो गया, K1 K2 जो रेट कांस्टेंट हैं, ये अपने इनका रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो इनका अमाउंट फॉर्म हो रहा है ये। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अपन से अभी परसेंट यील्ड निकालेंगे तो इसमें ये अपने को काम आने वाला है। अगला देखो, अब अपन यहाँ बात करेंगे इनकी हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ, देखो अपन ने के जो है क्या माना है, K1 प्लस K2 माना है कि नहीं। और अपने पास जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ln ऑफ 2y_k। ये किसका है, नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर का है ना, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का है। ये तो अपन पैरेलल पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये नॉर्मल का है। तो ये बताओ यहाँ से अगर आप k का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2/t हाफ हो जाएगा कि नहीं, यही हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अपन जो है हाफ लाइफ अब लिख दे रहे हैं, t जो है ये डिनोट करेगा हाफ लाइफ को, t किसको डिनोट करेगा, हाफ लाइफ को। फिर से सुनो, k क्या है, K1 प्लस K2 है, और t हाफ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला ln ऑफ 2/k होता है। तो k निकाला तो ln ऑफ 2/t हाफ। अब देखो यहाँ से अगर अपन हाफ लाइफ अब मैं यहाँ t पुट करूँ तो इस k की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ln ऑफ 2/t लिख सकता हूँ कि नहीं। अब ये मत सोचना सर हाफ लाइफ t क्यों लग रहा है, वो t/2 बार बार कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं उसको t लिख दिया हूँ, है ना, हाफ लाइफ को। और इसकी जगह क्या लिखोगे, ln ऑफ 2/t1 प्लस ln ऑफ t/t2। तो इसमें देखो ln ऑफ 2 से ये सब कट जाएगा, क्योंकि इस ऊपर से ln ऑफ 2 कॉमन आएगा तो कट जाएगा। तो फाइनली अपने पास जो है यहाँ से क्या आ गया, 1/t इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। ये अपने पास आ गया हाफ लाइफ। ये क्या आ गया, हाफ लाइफ आ गया किसका, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर का। क्लियर है। अब अपन इसमें नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे इनके परसेंट यील्ड की। इम्पोर्टेंट है ये, तो नीट के लिए भी पूछा जाता है। परसेंटेज
परसेंटेज यील्ड ऑफ बी, यानी पहले अपन यहाँ बात करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ बी के बारे में। तो देखो परसेंटेज यील्ड ऑफ बी, तो बी का यील्ड निकालना है। यील्ड का मतलब है कितना फॉर्म हो रहा है। तो कैसे निकालते हैं भाई, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कौन कितना फॉर्म हो रहा है। तो जिसके आप बारे में बात कर रहे हो उसका अमाउंट ऊपर, टोटल अमाउंट नीचे। तो बी का अमाउंट कितना था, वाई। और ध्यान से देखोगे तो अपन ने यहाँ एक रिलेशन निकाला है, यहाँ देखो ये वाला कि y है वो k1 और z है वो k2। इस बोलने का मतलब ये है कि अपन को परसेंट यील्ड ऑफ b निकालना है। तो ऊपर तो आएगा अपने पास b का अमाउंट जो कि कितना माना है अपन ने उसको k1, y की वैल्यू कितनी है k1, नीचे आएगा टोटल k1 प्लस k2 और परसेंटेज पूछ रहे हैं इसलिए 100 से इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया परसेंट यील्ड ऑफ b। क्लियर है। एक बार इसको परसेंट यील्ड ऑफ बी का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं परसेंट यील्ड ऑफ सी। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ परसेंट यील्ड ऑफ सी। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे परसेंट यील्ड ऑफ सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर किसका अमाउंट आएगा, सी का, जो कि कितने हैं, किसके इक्वल था, k2 के, और नीचे आएगा k1 प्लस k2 और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100। तो ये अपने पास आ गया परसेंट यील्ड ऑफ सी। क्लियर है। तो ये परसेंट यील्ड हो गया। अब मान लो आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इनका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी में भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा विथ उनके अमाउंट के साथ। तो E1 इंटू k1 प्लस E2 इंटू k2 और डिवाइड में आएगा k1 प्लस k2। तो ये फॉर्मूला आपको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी याद रखना है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं, है ना, जो आपको दिक्कत आती हो समझने में। बाकी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो यहाँ सीरीज़ चला रहा हूँ जो कि NCERT बेस पूरा करा रहा हूँ। हम जानते हैं JEE मेंस और नीट में NCERT बेस ही पूछा जाता है, तो उसमें NCERT के हर लाइन कवर कर रहा हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे भी अगर आप कोई JEE नीट का, कोई JEE का एडवांस का स्पेशल टॉपिक करना चाहते हैं जिसमें आपको दिक्कत आती है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।